इस तरह के अलग अलग नजरिए होने लगे तो साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। In that case, I resign. पापा को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन? हमें तो इस खुशखबरी का पता ही नहीं था। क्योंकि ये खुशियाँ पहले शीला आंटी के घर मना ली जाती है और फिर खबर बनकर हमारे पास आती है। तुषार साहब, मेरी बहन डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती है। तो मुश्किल क्या है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा निशी। सब कुछ ठीक होने के आसार नजर नहीं आते रेनू। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई मिल नहीं रहा और उसके ऊपर ये ऑफिस के खर्चे सर पे चढ़े जा रहे हैं। तुझे अपनी कब्र खोदने का इतना ही शौक है ना, तो ये शौक तू कहीं और जाके पूरा कर। बेवड़ों और शराबियों में जाके ये कहानी किससे सुनाया कर। कल को पता चला कि मैं भी तेरे साथ फंस गई। अपने लाडले से कह दीजिएगा कि मेरी कंपनी पर कब्जा करने की हसरतों के घोड़ों पर लगाम डालकर रखे, वरना उन्हीं घोड़ों के टापों के नीचे कुचल कर रह जाएगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। आई एम सॉरी करण, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम लोगों के ऑफिशियल मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। नहीं, तुम्हें हक है रक्षांदा, लेकिन किसी को भी इस तरह सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। करण, मिस्टर दलाल सर पे बिठाने लायक हैं। ऐसा भी क्या किसी का मोहताज हो जाना कि वो रेजिग्नेशन की धमकी दे जाए और आप डर जाए। मल्होत्रा इंडस्ट्री किसी के भी सहारे के लिए नहीं गिड़गिड़ाएगी। करण, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारी ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरक्की। मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरक्की। There you are. करण, जैसा कि तुम जानते हो, मिस्टर दलाल इस कंपनी के सबसे सीनियर आदमी है और उनसे बेहतर कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानता। ठीक है, तो मेरी और माँ की गैर हाजिरी में वो टेंडर्स फाइल क्यों नहीं हुए? इतने इंपॉर्टेंट टेंडर्स थे वो। करण, जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर दलाल अपनी जिम्मेदारी निभाना खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से मदद नहीं मिली तो तुम्हें उन डिपार्टमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए। कुछ नहीं होता यहाँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे और माँ के सिवाय यहाँ कुछ नहीं चल सकता। तो फिर ये तुम्हारी और रंजना देवी की गलती है। करण, इतने बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी अकेले अपने सर लेना ठीक बात नहीं है। ठीक बात है, मैं गलत हूँ, हमेशा की तरह मैं ही गलत हूँ। मुझे यहाँ से उठा के फेंक देना चाहिए। वैसे भी जब से माँ नहीं आती है इस ऑफिस में, सबके बर्ताव में मेरे लिए एक परायापन है। करण, तुम बात को हमेशा गलत क्यों लेते हो? अगेन गलत। इतना इंपॉर्टेंट टेंडर नहीं भेजा गया, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी नजरों में गलत हूँ। ठीक उसी तरह जब शिवानी को मैंने त्यागी के खिलाफ वार्न किया था, उस वक्त भी तुमने मुझे सबकी तरह गलत ठहरा दिया। करण, भले ही उस वक्त तुम गलत थे, लेकिन देखो ना, नतीजा सही निकला। आज त्यागी जुर्म की दुनिया को छोड़कर पुलिस का इन्फॉर्मर बनने जा रहा है। शिवानी के प्यार ने उससे इतना बदल दिया है कि आज वो पुलिस की मदद करने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Sounds interesting. I mean, ये बहुत ही अच्छा हुआ। Very nice. Really very nice. देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें मत करिए डॉक्टर साहब। मेरी बेटी को बच्चे आ लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को। देखो, मैं मजबूर हूँ। जब तक तुम्हारी फीस जमा नहीं होगी तब तक तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं हो सकता। कैसे न कैसे करके मैं फीस भर दूंगा डॉक्टर साहब। और जब तुम फीस भर दोगे तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कमाल है डॉक्टर साहब, इसकी बेटी की जिंदगी से बढ़कर हो गई आपकी फीस। देखो, मैं हॉस्पिटल का मालिक नहीं हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल के कायदे के मुताबिक चलना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इलाज को तो आप लोगों ने कारोबार बना लिया है। देखो, तुम बहस में अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम अपनी बेटी को इससे अच्छा है किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। ऐसे नाजुक हालत में डॉक्टर साहब, आपको ऐसे महंगे हॉस्पिटल में लाना ही नहीं चाहिए था। जब आ गए हैं तो आप रहम कीजिए डॉक्टर साहब, रहम कीजिए। मैं कहले कैसे 50,000 का बंदोबस्त कर लूंगा डॉक्टर साहब। जब तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मेरे पैर वैर पड़ने से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर अवस्थी। हेलो मिस्टर ऋषभ। जयराम जी की मालिक। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना, आइए बैठिए। महेन देखो, मिसेस पाटिल आई हैं। बैठिए। नमस्कार मिस पाटिल, कैसी हैं? मेरी वाइफ आपके आने का कब से इंतजार कर रही थी। देखिए तो खुशी इनके चेहरे पर।
सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ठंडा लेंगी या गर्म? अगर हो सके तो 1 कप चाय पीऊंगी। अभी ले ली। मैं भी चाय पीऊंगा। मिसेस पाटिल, ये अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए कब से तरस रही है? जी मैं समझ सकती हूँ। कितना वक्त और लगेगा? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कमाल है मिसेस पाटिल। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई थी आप कह रही थी कि चंद महीनों की बात है। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैंने शीला जी को चाय लाने के लिए इसीलिए भेजा कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। अकेले में? कौन सी बात? जो माँ बाप बच्चे गोद लेना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन पर कमेटी ने विचार किया है। जी। और मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन कमेटी ने रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट? मगर क्यों मिसेस पाटिल? पिछले दिनों आप कई कंट्रोवर्सी से घिरे रहे, तो कमेटी को लगा कि शायद आपके परिवार में एक अनाथ बच्चे की परवरिश ठीक से ना हो पाई। मेरी कौन सी कंट्रोवर्सी से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बच्चे को पाल नहीं सकता? मिस्टर मल्होत्रा, आपकी शादीशुदा जिंदगी में जिस रफ्तार से जितनी औरतें आईं और उनके साथ आपके जो संबंध रहे और फिर आपका तलाकशुदा होना, ये सब बातें आपके खिलाफ जाती हैं। आपके कमेटी वाले मुझे जानते ही कितना है, सिर्फ उतना ही ना जितना अखबारों में छपा है। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट मिसेस पाटिल कि एक सस्ते अखबार में छपी हुई बातों पर आप इतना गौर करती हैं। मिस्टर मल्होत्रा, पिछले कई महीनों से शीला जी के साथ आपके संबंध रहे। उसके बाद देविका नाम की एक औरत के साथ आपका नाता जोड़ा गया, जिसने कि आपके नाजायज बच्चे की मां होने का दावा किया था। और अब आपने पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली। देखिए मिसेस पाटिल, मैं इन सच्चाइयों को गुनाह नहीं मानता। जब मेरी पहली पत्नी निशी को मेरी शादी से कोई इतराज नहीं है, तो फिर आप लोग बात का पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? व्हाई? मिस्टर मल्होत्रा, हो सकता है कि आपके लिए ये कोई बात मायने ना रखती हो, लेकिन हम लोगों के लिए या हमारी कमेटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं शीला को क्या जवाब दूंगा? अच्छा एक बात बताइए, आपकी कमेटी को कुछ ले देकर फैसला किया जा सकता है? I'm sorry मिस्टर मल्होत्रा, एक अनाथ बच्चे की पूरी जिंदगी किसी भी रिश्वत से ज्यादा कीमती होती है। गुड बाय मिस्टर मल्होत्रा। अरे मिसेस पाटिल चली कहाँ गई? बस चलेंगे। ये सब मैं क्या सुना हूं डॉक्टर साहब? सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए आप इस आदमी की बच्ची का ऑपरेशन रोक देंगे, भले ही उसकी जान ही क्यों ना चली जाए? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट कमेटी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मरीज को पहले पूरा पैसा जमा करना पड़ता है और मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। अजी लानत है साहब, क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर कि आप अपने पेशे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? अपने जमीर को बेचकर सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कि ये तमाम लोग जो इस हॉस्पिटल में आते हैं, उनके लिए आप किसी भगवान से कम नहीं। ये इस हॉस्पिटल की सीढ़ियां उसी आस्था से चढ़ते हैं जिस आस्था से एक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। ये मेरी मजबूरी है सर। कितनी शर्म की बात है डॉक्टर साहब कि आज इंसानियत दौलत के सामने मजबूर हो गई है। जरा आप सोचिए, दयाराम की बेटी का 1 हफ्ते का खर्चा 2 लाख रुपए है और इसका एडवांस हमारे पास सिर्फ 2,000 रुपए है। बस डॉक्टर साहब बस, पैसों की फिक्र आप मत कीजिए। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए और बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। एंड माइंड यू पैसों की वजह से इलाज में कोई खला नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस, बिल्कुल नहीं आएगा। जयराम, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हो जयराम? ये क्या कर रहे हो तुम? दौलत के सामने अपने घुटने टेकना बंद करो। मालिक, मैं धीरे धीरे वो कर्जे चुका दूंगा मालिक। नहीं जयराम, तुम पर मेरा कोई कर्जा नहीं निकलता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया है। अब जाओ ऊपर वाले से अपनी बच्ची के लिए दुआ मांगो और लगे हाथ अपने इस बेटे के लिए भी थोड़ी दुआ मांग लेना। धन्यवाद मालिक। चलो दयाराम। डॉक्टर साहब, मेरी माँ जो इस अस्पताल में 1 हफ्ते के लिए हैं, उनका खर्चा लगभग कितना आएगा?
करीब 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? लेकिन अभी अभी आपने दयाराम का बिल कुछ 2 लाख बताया, इंक्लूडिंग द ऑपरेशन। दयाराम की बेटी जनरल वार्ड की पेशेंट है और रंजना देवी सुपर डीलक्स की। थैंक यू सर। यानी सुपर डिलक्स के एक पेशेंट के खर्चे पर जनरल वार्ड के 5 पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। हाउ स्ट्रेंज। बस चली गई। मगर बिना चाय पिए ही चली गई? शीला, मिसेस पाटिल एक पूरी खबर सुनाने आई थी, सुनाई और चली गई। कौन सी पूरी खबर? अनाथ आश्रम ने हमारे एप्लीकेशन की नामंजूरी कर दी है। अब हम बच्चा गोद नहीं ले सकते। मगर क्यों? उन्हें एतराज किस बात पे है? एतराज उन्हें है महेंद्र मल्होत्रा की बदनामियों पर। वो समझते हैं कि मैं किसी बच्चे को एक स्टेबल जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। कसूर उनका नहीं है। अगर कोई कसूर है तो सिर्फ महेंद्र मल्होत्रा का। मैं ये समझता था शीला कि अगर मैंने जिंदगी में कोई गुनाह किए हैं तो उनकी सजा मैं भुगत चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी सजा की इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं। महेंद्र, वो तमाम लोग जो तुम्हें कम जानते हैं या तुम्हें ठीक तरह से नहीं जानते, सिर्फ वो ही तुम्हें कसूरवार मानते हैं। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानती, तो फिर उनकी सोच और उनकी समझ उन्हें ही मुबारक हो। मेरी नजरों में तुमने कभी भी कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन शीला, इससे क्या फर्क पड़ता है? महेंद्र मल्होत्रा की छवि जो लोगों के जहन पर है, मिसेस पाटिल ने वो दिखाई और चली गई। गुनाह मैंने किए और तुम मुझे दिलासा दे रही हो। महेंद्र, अगर मुझे मालूम होता ना कि मेरी इस छोटी सी जिद की वजह से तुम्हें अपनी बीती बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो मैं शायद कभी भी बच्चा गोद लेने की बात नहीं करती। मैं जानता हूं शीला, इस वक्त तुम अपने चेहरे पर दर्द नहीं ला रही हो। इस बात से तुम्हें कितना दुख हुआ है इसका अंदाजा है मुझे। यह भी जानता हूं कि तुम इस वक्त अपने आप को कितना कंगाल महसूस कर रही हो। मौका मिलते ही किसी कोने में जाकर रोगी। नहीं महन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपने दुखों से बहुत कम ही दुखी होती हूँ। मेरा सबसे बड़ा दर्द है तुम्हारा दर्द। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमारी जिंदगी में कोई प्यारा सा मासूम सा बच्चा आता तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और संवर जाती, है ना? लेकिन महन, मेरी जिंदगी तुम हो और मैं ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी एक छोटी सी जिद के कारण मेरी अपनी जिंदगी के दिल पे जख्म हो जाए। और महन, तुम ये बताओ कि क्या दुनिया भर में सिर्फ एक ही अनाथ आश्रम रह गया है? कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्यारा सा बच्चा जरूर होगा इस दुनिया में, या शायद जन्म लेने वाला होगा जो हमारी किस्मत बनकर हमसे ढेर सारा प्यार पाना चाहता होगा। ओ महन, क्या हमें मिसेस पाटिल की बातों में आकर अपनी इस प्यारी सी उम्मीद का गला घोट देना चाहिए? बोलो। मत करो ऐसी बातें। मैं जानता हूं ये सब तुम मुझे दिलासा देने के लिए कर रही हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कसूरवार हूं एंड आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। क्या बात है रक्षांदा, इतनी गुमसुम क्यों है तू? कुछ भी तो नहीं। ऐसा तो होता है, अभी अभी तो तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हुआ है, अभी अभी तो तुम्हें मोहब्बत हुई है। ये दौर तो आते रहेंगे बेबी। शिवानी, एक बात बता, करण को लेके क्या मैंने सही फैसला किया है? यानी तूने अभी तक इकरार ही नहीं किया? इजहार ही नहीं किया है। बहुत मजा उठा रही है तू इस प्री इजहार पीरियड का। तो इसे मजा कहती है? और क्या रक्षांदा, देख वक्त कितने प्यार से गुजर जाता है आजकल। वक्त कैसे दबे पांव आता है और चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। या नज़म लिखना छोड़ दे। शिवानी, सच बता, क्या करण के बारे में मैंने सही फैसला किया है? एक बार उसे कमिट करके मैं पीछे नहीं हट सकती। रक्षांदा, why are you panicking?
हर प्यार का फैसला ऐसा ही गहरा होता है। अगर तू अपने प्यार को कसौटी पर कसना चाहती है ना, तो करण की खूबियां और खामियां अच्छी तरह से पहचान ले, ताकि तुझे पता चल जाए कि उसकी खूबियां तुम्हारे प्यार को कब तक बरकरार रखेंगी और उसकी खामियां तुम्हारे प्यार पर क्या असर कर सकती हैं। That's all। शिवानी, करण में तो खूबियां बहुत है। He is mature, understanding। उसके साथ वक्त गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ वक्त कब गुजर जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और काम के मामले में भी उसने कई बार मुझे सपोर्ट किया है। कितनी बार? एक बार तो तब महसूस हुआ था जब। गुड नाइट मैडम। इससे पहले कि आप गिनना शुरू करो, मैं आपको गुड नाइट कहती हूँ। तू सोने जा रही है क्या? और क्या, जिस अंदाज से तूने गिनना शुरू किया है ना, मुझे लगता है आज तू जागरण करने वाली है। बिफोर यू स्टार्ट आई मस्ट से गुड नाइट। एक कप है और ये बिल्स आपको दे दो। अच्छा। कौन है गोविंद काका? अरे घोष बाबू आप आइए आइए, क्या हाल चाल है? बैठिए। सूट ले आए मेरे? हाँ सर। साहब जी, ये बिल है। बिल कितने का है गोविंद काका? 7,500 का है। 7,500? क्या बात है घोष बाबू, इस बार कोई तगड़ा डिस्काउंट दिया लगता है? उनसे गलती हुई, 7,500 के नहीं, बिल 75,000 की है। 75,000? घोष बाबू मैं बिल चेक करा के पैसे कल दुकान पर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर आप जो नए कपड़े चुनकर आए थे, उसकी सूट कब चाहिए? उसका सूट फिलहाल रहने दो, हम बाद में बताऊंगा। सर नया कुछ डिजाइन है, आपको दिखाऊं? ओफो घोष बाबू, देखिए फिलहाल मेरे कवर्ड में नए सूट के लिए बिल्कुल जगह नहीं, तो जब जगह बन जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगा, आप सूट लेके आ जाइएगा, ठीक है? ओके सर। छोटे मालिक, वो जो आपने हिसाब किताब की कॉपी बनवाई है ना, उसमें ये 75,000 का बिल भी लिख दूं? आपने वो कॉपी कंप्लीट कर दी, सारा हिसाब किताब लिख दिया उसमें? जी हाँ। लाइए कॉपी लाइए। अभी लाता। ये लीजिए। बैठिए आप। पेट्रोल का खर्च 25,000 रुपया, ठीक है? क्लब फीस 75,000 रुपया, होटल बिल्स 55,000 रुपया। कौन काका? ये क्या है? किचन का खर्च 35,000 रुपया? ये सब्जी भाजियों का इतना खर्च कैसे हो सकता है? मैं हिसाब किताब देख के बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपसे शक्कर, नमक, हल्दी का हिसाब किताब तो नहीं ले सकता ना। आप मुझे बस बड़े बड़े खर्च बताइए। आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान का एक महीने का खर्च 35,000 कैसे हो सकता है किचन में? जी आप बुरा ना माने तो कहूँ, आप हर महीने किचन के लिए 35,000 रुपए देते हैं, जिसमें से 20,000 रुपए का खाना हर महीने फेंका जाता है। क्यों? आपका हुक्म है कि राजघराने में तीनों टाइम खाना बना हुआ मिलना चाहिए, चाहे मैं आऊं या ना आऊं। इसका मतलब है इस घर में रोज 3 वक्त का खाना बनता है, जबकि मैं मुश्किल से एक महीने में कुछ 8-10 बार यहाँ खाना खाता हूँ। छोटे मालिक, इस बारे में मैं आपसे पहले भी कई बार डांट खा चुका हूँ। आप आते ही कहते हैं कि खाना बना हुआ है कि नहीं, लाओ जल्दी। गोविंद काका, इस मामले में आज के बाद मैं आपको कभी नहीं डांटूंगा। अब से आप खाना तभी बनाएंगे जब मैं आपसे खाना बनाने के लिए कहूंगा। आध पौन घंटा लेट खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। आई डोंट बिलीव दिस। मेरी वजह से इस घर में जितना खाना वेस्ट होता है, उससे कितने गरीबों का पेट भर सकते हैं। देखो गोविंद काका, मैं चाहता हूं कि अपने सारी फिजूल खर्चियों पर मैं अंकुश लगाऊं, और उसी की वजह से मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आप जितना हो सके किचन का खर्चा कम कीजिए, बचत कीजिए।